Battle Through the Heavens as God, the Flame Emperor. Episode 566, The Top of the Shocking Desert Mountains. रेजिस्टन के पहाड़ ही इलके डेजर्ट माउंटेन रेंज में कुल 5 लेवल्स है और हर लेवल पर अलग अलग खतरों के दर्जे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जितना ज्यादा खतरा होता है उतनी ही ज्यादा मौके भी मिलते हैं। आखिर पुरखों की एक कहावत है, खतरा और मौका हमेशा साथ साथ होते हैं। रेजिस्टन के पहाड़ ही इलाके का सबसे ऊपर वाला हिस्सा। यहाँ ना कोई इंसान है, ना हरा भरा पौधा और ना ही कोई मैजिकल बीस्ट। यहाँ सिर्फ बेइंतहा खामोशी है। ऊपर से देखने पर ये जगह पहाड़ों की छोटी लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों आईएससी बीच से काट दिया गया हो, जैसे जिसे एक बहुत बड़ा सीधा और समातला मैदान बन गया है। इस समातला जमीन पर एक तिनका भी नहीं उगता। सिर्फ पीली भूरी खाकी चट्टाने ही चट्टाने हैं और पूरी जगह बहुत ही सुनसान है। इस रेगिस्तानी पहाड़ ही इलाके के सबसे ऊपर वेल लेवल की सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज वो मजबूत पठार है जो इस पूरे मैदान में डोर डोर तक फैला हुआ है। गौर से देखने पर पता चलता है कि इस पहाड़ ही छोटी के बिल्कुल बीच में एक बेहद विशाल सिंहासन थ्रोन मौजूद है। सिंहासन के पास ही एक बहुत ही भयंकर चीज राखी है जो किसी दवा के भत्ते मेडिसिन कॉल्ड्रन जैसी लगती है। और सिंहासन से कुछ दर्जन मीटर दूर अनेक पत्थरों से बनी एक विशाल हाथ जमीन पर जोर से पाठक रही है। 5 उंगलियां फैली हुई है और जमीन को दबा रही है, लेकिन जब वो जमीन से टकराने वाली होती है तब एक बैंगनी सुनहरे रंग का आदमी दोनों हाथ उठाकर उस विशाल पठारी हाथ का मुकाबला कर रहा है। वो छोटा सा दिखता हुआ शरीर अपने अंदर बेइंतहा भयंकर शक्ति समेटे हुए है। सुसु, मुझे नहीं पता यहाँ कौन आया है, लेकिन क्यों मुझे एक अजीब सी पहचान का एहसास हो रहा है और मुझे ब्लड डीमन जनरल की सांस ऑरा महसूस नहीं हो रही। क्या वो कहीं और चला गया है या फिर गिर चुका है? छोड़ो, ये मैड वुड इमॉर्टल मास्टर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। जैसे ही ये मैड वुड इमॉर्टल मास्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये एम्परर फिर से आजाद हो जाएगा। उस शक्ल का कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ हल्की सी खूनलाल अजीब ऑरा है। के एच शायद यही होना चाहिए, है ना? पास में खादे शान याओ मुश्किल से सांस लेते हुए बोली। शान याओ को पहले लगा था कि सीढ़ियां ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा होंगी। आखिर शान याओ अभी अभी जागी थी और उसके शरीर के सारे अंग अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए ये सफर उसके लिए थोड़ा कठिन था। चलते रहो। एक्साएओ यान ये बात अच्छी तरह जानता था कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुद हाई टाई करने पड़ते हैं। अगर वो शान याओ की मदद करता तो असल में वो उससे नुकसान पहुंचा रहा होता। ठीक है, शान याओ मुंह से मना करती रही, नहीं नहीं नहीं, लेकिन उसने रुकना बंद कर दिया और एक एक कदम आगे बढ़ाती गई। सिर्फ कुछ ही पालन में तियनमुयु क्लैन की छोटी राजकुमारी शान याओ ने जैसे सीढ़ियों की आदत डाल ली। अब वो चीख नहीं रही थी, बल्कि दांत भींचकर एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। लगता है तियनमुयु क्लैन की ये छोटी राजकुमारी वकाई इतनी आसान नहीं है, एक्साएओ यान ने धीरे से कहा। यही है। आगे चल रहे शान लिंग ने पता नहीं क्या देखा, लेकिन सब लोग बहुत जल्दी सीढ़ियों के आखिरी छोर तक पहुंच गए। क्या यही रेगिस्तानी पहाड़ ही इलाके का शिखर है? एक्साएओ यान और बाकी लोग अभी भी आखिरी पत्थर की सीढ़ी पर खड़े थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा ऊपर से नजर डाली। ऊपर का नजारा काफी एक जैसा था, दूर दूर तक सिर्फ पठार ही पठार दिख रहे थे। यही रेगिस्तानी पहाड़ ही इलाके का शिखर है। यहाँ की ऑरा बहुत ही भयंकर है, सब लोग सावधान रहना, एक्साएओ यान ने गंभीर आवाज में कहा। डोर होने के बावजूद अपनी जबरदस्त सोल पावर के सहारे एक्साएओ यान को इस जगह के सबसे ऊपर छुपे हुए अजीब ऑरा का एहसास हो रहा था। शान याओ और बाकी लोग भी हैरान रह गए। ये पहली बार था जब उन्होंने एक्साएओ यान को इतना गंभीर देखा था। खासकर स्नेक पनिशमेंट, इस वक्त उसका मन पूरी तरह से उलझ चुका था। हालांकि इस शिखर की ऑरा काफी धुंधली थी,
लेकिन स्नेक पनिशमेंट साफ महसूस कर सकता था कि यहाँ की ऑरा बिल्कुल वही थी जो उसके शरीर के अंदर मौजूद ब्लड डीमन जनरल पार चढ़े एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन की ऑरा थी। बस यही दुआ है कि कुछ भी बुरा ना हो, स्नेक जिंग ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन इस वक्त उसके लिए ज्यादा बोलना ठीक नहीं था, क्योंकि अगर ये बात कह दी जाती तो शायद शान लिंग के लिए ये एक बड़ा झटका होता। बूम बूम बूम। जैसे हाई एक्साएओ यान ने एक कदम आगे बढ़ाया, हवा में एक बेहद भयंकर दबाव फैल गया और सीधा उसके कदमों को दबा दिया। साला, एक्साएओ यान ने ठंडी हंसी के साथ कहा और तुरंत अपनी जबरदस्त सोल पावर छोड़ दी। बूम बूम बूम। दो भयंकर दबाव आपस में टकराए और अगले ही पाल दोनों गायब हो गए। लगता है ये जगह सच में आसान नहीं है, एक्साएओ यान ने धीरे से कहा जब उसकी चाल थोड़ी धीमी पैट गई। एक्साएओ यान अच्छी तरह जानता था कि अगर उसकी सोल पावर एम्परर रियम तक ना पहुंची होती तो शायद वो अभी सीधा उड़ा दिया गया होता। लेकिन खुशकिस्मती से उसकी सोल पावर एम्परर रियम तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वो इस दबाव का सामना कर पाया। मेरे पीछे आओ, मुझे यहाँ का रास्ता पता है। जैसे किसी बात का एहसास हुआ हो, शान लिंग ने अचानक कहा। इस रेगिस्तानी पहाड़ ही शिखर पर आते ही शान लिंग के शरीर के गहराई में कुछ हिलने दुलवा लग गया था। ये उसके खून की गहराई से आने वाली शक्ति थी, मूल खून की शक्ति, या दूसरे शब्दों में ये रिश्तों के खून से आने वाली पुकार थी। हाँ, स्नेक जिंग ने हल्की सी सांस भरी। यूज अच्छी तरह याद था कि जब शान लिंग अभी स्नेक जेड थी तब उसका स्वभाव बहुत ही नरम था। लेकिन जैसे ही कोई उसकी सीमा को छूटा, वो जंगली बाढ़ की तरह फूट पड़ती जिसे कोई रोक नहीं सकता। एक्साएओ यान ने कुछ नहीं कहा और सीधा उसके पीछे चल पड़ा। अजीब है, इन पत्थरों का तापमान इतना गर्म क्यों है? और ये पठार इतने सख्त और भयंकर है, बिल्कुल आम पत्थरों जैसे नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं? लॉन्ग यी ने धीरे से कहा, उसकी आवाज काफी गंभीर थी। आम पठार पीले भूरे होते हैं, लेकिन इस पहाड़ ही शिखर के पठार लाल पीले रंग के थे। उन लाल पीले पत्थरों के नीचे एक बेहद भयंकर अग्नि शक्ति छुपी हुई थी। इस आग की शक्ति बिना शक लॉन्ग यी के अपने डिफरेंट फायर से काफी ज्यादा ताकतवर थी। जैसे जैसे हम शिखर के बीच की तरफ बढ़ रहे हैं, शरीर के अंदर की जलन और ज्यादा बेचैन हो रही है। शेंग यान, सच में यही होना चाहिए। एक्साएओ यान के कदम थोड़े धीमे पैट गए और उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी चमक उठी। दो दी कॉन्टिनेंट पार इतना समय बिताने के बाद आखिरकार उसे एक होली फ्लेम का निशान मिल ही गया। कोई भी हो, यूज ये होली फ्लेम जरूर अपना बनाना हाय होगा। अजीब है, ये स्ट्रेंज फायर इतना ज्यादा गर्म क्यों हो रहा है? गोल्डन ड्रैगन किंग शिजू ने तपस्या में जाने से पहले कहा था कि इस डिफरेंट फायर और होली फ्लेम के बीच कोई ना कोई संबंध है। मुझे नहीं पता ये संबंध क्या है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये डिफरेंट फायर दो दी कॉन्टिनेंट पार आने के बाद जैसे अधूरा सा हो गया हो। लेकिन क्या चीज कम है, ये मैं बता नहीं सकता। एक्साएओ यान के दिल में कई राज थे जो उसे काफी उलझन में डाल रहे थे। छोड़ो, पहले हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। आखिर होली फ्लेम विदेशी ईविल रेसेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे नहीं पता मैनर में होली फ्लेम ने जो कहा था वो सच है या नहीं, लेकिन होली फ्लेम का होना ही ये साबित करता है कि यहाँ जरूर विदेशी ईविल रेसेस मौजूद है। विदेश के ईविल रेसेस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए घोर शत्रु होते हैं। सबको सावधान रहना होगा। ये कहते ह्यू एक्साएओ यान ने अपनी मुट्ठी काज ली और एक्साएओ यान की हथेली में मौजूद सोल ईटर टैलिस्मान, जो अनेक रहस्यमयी काले रून्स से बना था, ने उस आवाज में कहा जो सिर्फ एक्साएओ यान हाय सुन सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लड डीमन क्लैन का दूसरा सबसे ताकतवर सदस्य यहाँ सील करके रखा गया होगा। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 567, वियर्ड शैनलिंग। शाबू। तीनों फिगर्स लगातार आगे बढ़ते रहे और थोड़ी ही देर में वो इस डेजर्ट माउंटेन रेंज के बिल्कुल सेंटर तक पहुंच गए। यही है,
एक्साएओ यान की आंखें जोर से सिकुड़ गई और एक बेमिसाल हिलाडीन वाला दृश्य उसकी नजरों के सामने आ गया। यहाँ एक बेहद विशाल ड्यूअल अरीना मौजूद था। इस ड्यूअल अरीना के चरण तरफ लाल और पीले रंग की चट्टानें थी जो सीधी आसमान तक उठ रही थी, और पूरा ड्यूअल अरीना एक इलिप्स अंडाकार जैसा लग रहा था। ड्यूअल अरीना के अंदर एक ऐसा दृश्य धीरे धीरे उभार कर आया जिसने एक्साएओ यान के दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया। ड्यूअल अरीना में चीज़न बहुत कम नजर आ रही थी, लेकिन जो भी था हर एक चीज एक्साएओ यान के मनोबल को हिलाडीन के लिए काफी थी। ड्यूअल अरीना के अंदर सबसे ज्यादा विशाल चीज थी एक आसमान छूटी हुई भयानक विशाल हाथ जो बेहद बड़े पत्थरों से बनी थी और सीधी आसमान से जमीन की तरफ गिर रही थी। इस विशाल हाथ को बनाने वाले पठार बिल्कुल वैसे हायद जैसे डेजर्ट माउंटेन रेंज के शिखर के बाकी पठार, बाहर से बेहद सख्त और अंदर से आग में लपेटे हुए बेहद गर्म। ये चीज शायद वही है जो मैंने पहले म्यूरल पार देखी थी, जो कभी दिखती थी और कभी गायब हो जाती थी। ये देखकर एक्साएओ यान ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, और जहां ये आसमानी विशाल हाथ जमीन पर पैड रही थी वहां एक धुंधली सी परछाई नजर आ रही थी जो ध्यान से देखे बिना दिखती ही नहीं। उस फिगर का शरीर हल्की सी बैंगनी सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, लेकिन वो बिल्कुल किसी गैस की तरह लग रहा था जो कभी भी बिखर सकती हो। ये बहुत ही अजीब था। बस बात ये थी कि दूरी ज्यादा होने की वजह से एक्साएओ यान ने उस बैंगनी सुनहरी फिगर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यही वो अजीब म्यूरल है जो मुझे 5 स्टोरी बैरन रोड में घुसने के बाद मिला था। पहले मुझे लगा था कि ये कुछ और है, लेकिन असल में ये इस डेजर्ट माउंटेन रेंज के शिखर का प्रोजेक्शन निकला। एक्साएओ यान को अचानक समझ आ गया। तुरंत ही उसकी नजर उस फिगर पार चली गई जो आसमानी विशाल हाथ के नीचे दबा हुआ था। उसने पहले ही देख लिया था, इस आसमानी विशाल हाथ की ताकत इतनी भयंकर है कि 2 एम्परर के पीक पावर हाउस को भी मार सकती है। और जो इतनी भयंकर ताकत से हमला झेल सके वो शायद सिर्फ लेजेंडरी एलियन रेस हाई हो सकता है। लेकिन जल्द हाई एक्साएओ यान को एहसास हुआ कि वो गलत था। लगता था कि आसमानी विशाल हाथ के नीचे जो फिगर था वो नहीं था जो एक्साएओ यान ने पहले देखा था, क्योंकि इस वक्त उस फिगर के शरीर में जरा सी भी सांस नहीं थी, ना हाई लाइफ फोर्स, ना ही कोई जीवन की शक्ति। अजीब, ये सब क्या चल रहा है? एक्साएओ यान भी काफी हैरान हो गया। उसने पहले भी इस विशाल हाथ के नीचे दबे ह्यू फिगर को देखा था और आज फिर वही जैसे दृश्य उसकी आंखों के सामने था। जब एक्साएओ यान ने पहली बार इस आसमानी विशाल हाथ के नीचे वेल फिगर को देखा था तो उसके बदन के रूंगटे खड़े हो गए थे और उसकी सोल जैसे इवेपोरेट होने वाली थी। एक्साएओ यान ने सर हिलाया और फिर उसने उस फिगर को घूरना बंद कर दिया। लेकिन जैसे हाई एक्साएओ यान ने नजर हटाई, उस बैंगनी सुनहरी फिगर पार काले रंग की एक हल्की सी रेखा उभरी और पाल भर में गायब हो गई। बाकी जगहों पर बिल्कुल आसमानी विशाल हाथ के ऊपर एक सिंहासन थ्रोन शानदार तरीके से नजर आ रहा था। अजीब बात यह थी कि उस सिंहासन पर ना कोई सोने चांदी का गहना था, ना ही कोई चमक धमक वाली सजावट। वहां सिर्फ बेहद साधा लकड़ी का सामान था। लकड़ी के रेशे बेहद नर्म थे, जैसे किसी ने बड़े ध्यान से उन्हें तराशा हो। लकड़ी के रेशों को ड्रैगन्स और फोनिक्सेस के आकार में बदला गया था जो सिंहासन के दोनों तरफ बेन ह्यू दक जो उसे काफी दबदबादार बना रहे थे। लगता है ये सिंहासन मैनर के मलिक के बैठने की जगह है, एक्साएओ यान ने धीरे से कहा। उससे सिंहासन से एक बहुत तेज वुड एट्रीब्यूट ऑरा महसूस हो रही थी और उसके साथ ही एक धुंधली सी भयंकर ऑरा भी धीरे धीरे उभार रही थी। और शानलिंग शुरू से ही उसकी नजर सिंहासन से नहीं हटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिंहासन उसके लिए कई बुरी यादें लेकर आया है। बहन शानलिंग, ये देखकर पास खादी शान याओ भी घबरा गई। वो शानलिंग को तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन शानलिंग के शब्दों ने उसे रोक दिया। चिंता मत करो, मैं उतनी कमजोर नहीं हूं जितना तुम सोचती हो, वरना मैं तियन मुयू क्लैन की छोटी राजकुमारी तुम्हारी रक्षा कैसे करती।
मुस्कुराते हुए शान लिंग ने अपना जेड जैसे हाथ से शान याओ के कंधे को हल्का सा थामा। हाँ, ये देखकर शान याओ के दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। एक्साएओ यान भी धीरे से मुस्कुराया और फिर उसने पूरा ध्यान ड्यूअल अरीना पार लगा दिया। सिंहासन की लकड़ी बेहद कीमती थी। सिर्फ एक नजर डालते हाय एक्साएओ यान को महसूस हुआ कि वो सिंहासन हल्की सी रोशनी छोड़ रहा है। और सिंहासन के पास ही एक बेहद ही भयानक विशाल कॉल्ड्रन मौजूद था। पूरा कॉल्ड्रन खाकी रंग का था, लेकिन उसके मुंह कुलछे थे। ये कॉल्ड्रन बिल्कुल पक्का एक जबरदस्त कॉल्ड्रन है। एक्साएओ यान अपने मन में धीरे से तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। आम तौर पर बाजार में मिलने वेल मेडिसिन कॉल्ड्रॉन्स में ज्यादा से ज्यादा 2 मुंह होते हैं। चाहे सबसे अच्छा कॉल्ड्रन हाई क्यों ना हो, उसकी वैल्यू काफी लिमिटेड होती है। क्योंकि कॉल्ड्रॉन्स टू काफी होते हैं, लेकिन ज्यादा टार का वर्कमैनशिप रफ होता है। लेकिन सामने जो कॉल्ड्रन था वो बिल्कुल अलग ही था। सिर्फ अस कॉल्ड्रन के शरीर से निकलती हल्की सी ऑरा और उसकी बारीकी से की गई कारगारी ही बता रही थी कि ये कॉल्ड्रन आम नहीं है। लगता है इस कॉल्ड्रन के अंदर कुछ है। एक्साएओ यान की खुशी अभी थमी भी नहीं थी कि यूज महसूस हुआ जैसे इस कॉल्ड्रन के अंदर कुछ छुपा हुआ हो। लॉक। एक्साएओ यान ने हल्का सा एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तुरंत ही एक अदृश्य ट्रांसपेरेंट बैरियर ने उसे रोक लिया। यहाँ एक बहुत ही ताकतवर जीव मौजूद है। शान लिंग का चेहरा हल्का सा बादल गया। उसने सावधानी से ड्यूअल अरीना को देखा और कहा, हाँ। एक्साएओ यान ने ये सुनते ही पूरी तरह से सतर्क हो गया, क्योंकि अभी अभी जब एक्साएओ यान ने इस रंगहीन बैरियर को छुआ था तो ड्यूअल अरीना के अंदर एक बेहद भयंकर ऑरा पाल भर के लिए उभार कर फिर गायब हो गई थी। हालांकि वो बहुत छोटी सी थी, लेकिन फिर भी एक्साएओ यान और शान लिंग दोनों ने यूज महसूस कर लिया था। क्या तुम्हें थोड़ा सा भरोसा है? शान लिंग ने गंभीर चेहरे के साथ पूछा। अभी जो जीवन की गति और ऑरा उभरी थी वो सिर्फ पाल भर के लिए थी, इसलिए शान लिंग के लिए उसकी असली ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। इसलिए उसने सीधा एक्साएओ यान से पूछ लिया, नहीं जानता। सच कहूं तो मैं उस ताकतवर गोरफिएंट जनरल को सिर्फ इसलिए मार पाया क्योंकि मेरे शरीर में कुछ राज छुपे हुए हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि वो चीज अभी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। एक्साएओ यान ने सीधी बात कह दी। फिर तुमने मुझे इस डेजर्ट माउंटेन रेंज के शिखर तक आने का वादा क्यों किया? क्या तुम मरना चाहते हो? चलो वापस चलते हैं। ये सुनते ही शान लिंग गुस्से से भड़क उठी। ये एक्साएओ यान कर क्या रहा है? क्या उसे सच में लगता है कि अर्ली स्टेज 5 स्टार 2D की ताकत के साथ वो बिल्कुल भी लगाम हो गया है? एक्साएओ यान खुद कह चुका था कि वो स्नेक पनिशमेंट के अंदर मौजूद गोरफिएंट को सिर्फ अपने शरीर के राजों की वजह से मिटा पाया था। और अब सामने ड्यूअल अरीना में जो जीव मौजूद था वो साफ तौर पर गोरफिएंट से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। ऐसे में बिना सोचे समझे अंदर जाना सीधा मौत को दावत दीन जैसा था। नहीं, मुझे होली फ्लेम जरूर चाहिए, एक्साएओ यान ने दृढ़ और पक्के लहजे में कहा। अब जब वो पूरी तरह से श्योर था कि शेन यान इसी ड्यूअल अरीना में मौजूद है तो चाहे कुछ भी हो एक्साएओ यान बिना सोचे समझे वापस नहीं जा सकता था। आखिर फेंजुए का एवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ होली फ्लेम को निगलने से ही मुमकिन था। और होली फ्लेम जैसी चीज अगर एक बार मौका चुक गया तो दोबारा मिलना मुश्किल होता है। आज का मौका अगर हाथ से निकल गया तो फिर बंदर के साल और घोड़े के महीने का इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा होली फ्लेम और डिफरेंट फायर्स को लेकर एक्साएओ यान के दिल में अभी भी बहुत सारे अनजान सवाल थे। इन सब का असल जवाब सिर्फ एक चीज से मिल सकता था, ताकत से। और मैंने तुमसे ये भी वादा किया था कि मैं तुम्हारे पिता के छोड़कर गए उस पत्र लेटर का सच भी जानने में मदद करूंगा। मर्द का वादा अगर पूरा ना हो तो कोई मतलब नहीं होता। ये कहकर एक्साएओ यान ने शान लिंग की तरफ हल्की सी मुस्कान के साथ देखा। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर।
Episode 568 The second strongest of the Gorfiends, Gorfiend left guard. तुम? शान लिंग घबरा गई और एक्साएओ यान को घूरने लगी, लेकिन कुछ देर तक बोल नहीं पाई। चिंता मत करो, अंदर जो भी हो, क्या मैं अभी जिंदा नहीं हूं? एक्साएओ यान भी हंस दिया। एक्साएओ यान असल में शान्याओ और शैनलिंग दोनों बहनों का ख्याल रखना चाहता था। आखिरकार उन दोनों का बैकग्राउंड काफी दुख भरा था और ये डेजर्ट माउंटेन रेंज शायद उनका घर भी हो सकता था, इसलिए उनका थोड़ा बहुत ध्यान रखना उसका फर्ज था। मुझे उम्मीद है तुमने उस जीव को देखकर डर महसूस किया होगा, शान लिंग ने आगे कहा। एक्साएओ यान ने ये सुनकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार शान लिंग भले ही बातों में थोड़ी एरोगेंट हो, लेकिन उसका दिल बुरा नहीं था। यहाँ वाकई वो होली फ्लेम मौजूद है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन ये मत भूलना कि अंदर जो जीव है वो शायद लेजेंडरी एलियन रेस हो। एलियन रेस पुराने जमाने से ही हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन रही है। उन्होंने हर तरह के पाप किए हैं। वो खासकर हम इंसानों का शिकार करते हैं। मेज के लिए दुनिया के कई प्लेन्स तबाह कर चुके हैं। उनके हर तरह के बुरे कामों की सबने निंदा की है, शान लिंग ने गंभीर लहजे में कहा। मुझे पता है, इसलिए इस बार मेन इस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस को पूरी तरह मिटा दूंगा, एक्साएओ यान ने कहा। उससे एक्साएओ यी और बाकी लोगों की पहचानी हुई एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस हो रही थी जो इस तरफ तेजी से आ रही थी। इस वजह से इस वक्त एक्साएओ यान का भरोसा बेहद मजबूत था। शान लिंग ने एक्साएओ यान की मुस्कान देखी और हैरानी की बात ये थी कि उसे कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिला जिसे वो एक्साएओ यान को रोक सके। मेरी बात सुनो, अगर तुम संभल ना पाओ तो तुरंत छोड़कर चले जाना, शान लिंग ने कहा। एक्साएओ यान की आंखों में जो पक्का इरादा था, यूज देखकर भी वो खुद को रोक नहीं पाई। अभी एक्साएओ यान ने उसके पिता के पत्र का सच जानने में मदद का वादा किया था, जो उसे सच में छू गया था। लेकिन शान लिंग को महसूस हो रहा था कि इस बार एक्साएओ यान हर हाल में होली फ्लेम पाना चाहता है, इसलिए उसने ये सब सिर्फ चिंता में कहा। ठीक है, चलो, एक्साएओ यान ने कहा और आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक सामने के ड्यूअल अरीना में एक भयानक बदलाव हो गया। उसने देखा कि नीचे धंसी हुई अंडाकार ड्यूअल अरीना में आसमान की विशाल पाथरी हाथ और जमीन के बीच की दरार से एक काली रोशनी का बीम अचानक फूट पड़ा और आसमान से गिरती हुई पत्थरों की विशाल हाथ भी इस झटके से काफी हद तक टूट गई। इस अचानक हुए दृश्य ने एक्साएओ यान और बाकी सबके दिल में हल्की सी कंपन पैदा कर दी। तुरंत सबकी नजर उस काले बैंगनी बीम पार गई और वहां एक कई मीटर ऊंचा फिगर धीरे धीरे उभार कर सामने आया। एक बेहद भयानक और शुद्ध ईविल ऑरा धीरे धीरे फैल रही थी, बिल्कुल जैसे कोई राक्षस गहरी खाई से निकलकर आया हो। क्या ये कोई एलियन ईविल रेस है? एक्साएओ यान ने ड्यूअल अरीना के बीच आस काली रोशनी को घूरते हुए कहा और उसकी आंखों में गहरा खौफ उभार आया। ऐसी भयानक ताकत के सामने शायद एक्साएओ यान पाल भर में ही मिटा दिया जा सकता था। क्या ये दुनिया का अंत है? शान्याओ ने धीरे से कहा। उसके होठ अपने आप भींच गए थे और उसके दिल में उस अनजाने फिगर के लिए एक गहरा डर था। सुसु, काला बैंगनी फिगर धीरे धीरे आसमानी विशाल हाथ की जिराफ से छूट गया। फिर एक गहरी काली ईविल ऑरा सीधी आसमान की तरफ उठी और ऊपर मौजूद पठार धीरे धीरे झटक कर गिरने लगे। इतने सालों बाद आखिरकार मैं बाहर आ ही गया। हा, इमोर्टल मास्टर मैडवुड, आखिरकार तुम थोड़े कमजोर ही रह गए। अब जब ऐसा है तो जो कुछ भी कभी तुम्हारा था वो सब ये गार्ड अपना लेगा। काले एनर्जी ने अस फिगर के ऊपर जमा होकर उसे एक बेहद ही अजीब रूप दे दिया। अस फिगर का चेहरा बिल्कुल लाल था और आंखें भी लाल, बिल्कुल बंदर के पिचवेट जैसे। साला, ये कौन से लेवल का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन है? एक्साएओ यान ने ये सुनते हाय पेयर पाठक दिया। उसके मन में पहली बार पीछे हटने का ख्याल आया। इस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन की ताकत सिर्फ इसकी ऑरा हाई एक्साएओ यान को कांपने पर मजबूर कर रही थी।
लगता था होली फ्लेम हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। ये आउटर इविल क्लैंस के बीच का एक टॉप पावर हाउस है। शान लिंग और शान याओ ने एक दूसरे को संभाला, वरना वो इस भयानक ऑरा के नीचे डैब जाती। लगता है ये ताकत मेरी संभाल से बाहर है। साइड में खड़े स्नेक पनिशमेंट ने बेहद गंभीर आवाज में कहा। सुसु, इमोर्टल मास्टर मैडवुड, तुम बुद्धे। काला बैंगनी एलियन थ्रोन के पास खड़ा हो गया और उसकी लाल आंखें सीधी थ्रोन को घूरने लगी। इस काले एलियन के आते ही थ्रोन पार भी कुछ और औरस धीरे धीरे उभारने लगी। लगता है इतने सालों की कैद भी तुम्हारी ईविल को मिटा नहीं पाई। थ्रोन के ऊपर से एक खुलकर हंसने वाली आवाज आई। अगले ही पाल एक्साएओ यान ने देखा कि थ्रोन पार एक सेफ्ट कपड़ों में आदमी प्रकट हो गया। वो आदमी दोनों हाथों से थ्रोन के आर्मरेस्ट्स पकड़े हुए था, एक ड्रैगन, एक फीनिक्स, और बिल्कुल एक सम्राट की तरह उस काले एलियन को गो रहा था। तुम जैसे इमॉर्टल्स टू कब के मर चुके हो, फिर भी अपनी बची कुची सोल फोर्स छोड़कर लोगों को धोखा देते हो। ये सुनकर एक्साएओ यान को पूरी बात समझ नहीं आई और उसकी नजर थ्रोन पार बैठे आदमी पर टिक गई। वो एक मध्य उम्र का आदमी था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी जो लोगों को बेहद सुकून महसूस करवती थी, और उसकी भौहों के बीच से निकलती भयानक फ्लक्चुएशंस देखकर एक्साएओ यान भी हिला गया। क्या ये एक फाइटिंग इमॉर्टल पावर हाउस है? इमॉर्टल रैंक का 4th ग्रेड एल्केमिस्ट। एक्साएओ यान ने सूखे गले से कई बार निगलकर मुश्किल से कहा। एक्साएओ यान को नहीं पता था कि इमॉर्टल फाइटिंग पावर हाउस कितना ताकतवर होता है, लेकिन यूज इमॉर्टल रैंक के 4th ग्रेड एल्केमिस्ट की भयानकता का पूरा अंदाजा था। सामने जो व्यक्ति था वो एक असली इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड एल्केमिस्ट था। ड्यूअल अरीना के बाहर खड़े होते हुए भी एक्साएओ यान का चेहरा बेहद गंभीर था। भले ही वो अभी एम्परर रियल्म अर्थ लेवल स्मॉल परफेक्शन तक पहुंच चुका था, फिर भी इमॉर्टल लेवल एल्केमिस्ट की बची हुई शक्ति के सामने उसका सोल रियल्म हल्का सा कांप गया। इमॉर्टल लेवल फार्मेसिस्ट जो कहा जाता है वो बिल्कुल सच था। हाँ, गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड, तुम्हारी बात गलत है। जब तक ये राजा जिंदा है, तुम जैसे लोग यहाँ दोबारा जन्म कैसे ले सकते हो? सेफ्ट कपड़ों वाले आदमी ने धीरे से कहा, और एक भयानक शांत ऑरा अचानक फैल गई। हाँ, इमॉर्टल मास्टर मैडवुड, अगर तुम अपनी पीक पार होते तो बेनवे तुमसे अभी भी डरता। लेकिन अब तुम सिर्फ एक बची हुई सोल हो, तुम बेनवे से कैसे लड़ सकते हो? इसलिए मर जाओ। काले एलियन ने क्रिर हंसी के साथ कहा। ये कहकर गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड ने अपनी हाथी उठाई और खून से भरी एक भयानक शक्ति तुरंत उभार आई। जैसे ही ये शक्ति उभरी, एक्साएओ यान और बाकी सबको दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, क्योंकि इसी पाल स्नेक पनिशमेंट ने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर मौजूद ब्लड डीमन जनरल की शक्ति जरा सी भी तड़प उठी। अगर शुरू में एक्साएओ यान की मदद ना होती तो शायद इस वक्त स्नेक पनिशमेंट फटकर मर चुका होता, और एक्साएओ यान के हाथ में मौजूद सोल ईटर टैलिस्मान भी हल्की सी कंपन करने लगा। मर जाओ। गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड झपटे से थ्रोन के कुछ हाई मीटर पास पहुंच गया और तुरंत अपनी हाथी उस पर दे मार दी। भयानक फ्लक्चुएशंस एक ही पाल में फैल गई। जब सबको लगा कि थ्रोन तुरंत चोअ हो जाएगा, टैब ड्यूअल अरीना में एक चिंगारी तक नहीं उड़ी। सिर्फ एक बेहद गर्म खाकी रैंक की आग उभार आई। अंतिम जनरल यान, अपने राजा को नमन करता हूँ। एक भारी और गूंजती हुई आवाज सबके दिमाग को चीयर कर गुजर गई। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 569। रेगिस्तानी पहाड़ों का स्वामी मैडवुड इमॉर्टल मास्टर। हाँ, यहाँ आना अच्छा है। मैडवुड इमॉर्टल मास्टर के मुंह से एक शांत और गहरी आवाज निकली। बीशम गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राजा पर हमला करने की? जो शख्स खाकी रैंक की पवित्र आग से ढाका हुआ था, जो अभी तक सिंहासन पर बैठे मैडवुड इमॉर्टल मास्टर को नमन कर रहा था, अगले ही पाल गुस्से से गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड पार चिल्ला पड़ा। डैम यान, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो?
गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड के मुंह से हैरानी भरी चीख निकली। नामुमकिन। उस वक्त हमारी पूरी ब्लड डीमन रेस ने गप्ट टेक्निक का उसे किया था। ये चट्टन गिर जानी चाहिए थी, फिर भी ये कैसे मौजूद है? ये भ्रम है। हाँ, जरूर भ्रम होगा। गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड शॉक में बोला। गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड गोरफिएंड्स के बीच दूसरा सबसे ताकतवर और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन के नीचे के रैंक्स में आने वाला शक्तिशाली योद्धा। गोरफिएंड्स अपनी भयानक ब्लड एनर्जी के लिए मशहूर होते हैं। ये इंसानों की रक्त शक्ति को एब्जॉर्ब करते हैं। उन्होंने कभी मैडवुड इमॉर्टल मास्टर के साथ भयंकर युद्ध किया था। उस लड़ाई में गोरफिएंड्स के सभी सदस्य, सिर्फ उनके लीडर को छोड़कर, सबके सब मारे गए थे। वो युद्ध सच में विनाशकारी था। पवित्र आग की शक्ति के साथ मैडवुड इमॉर्टल मास्टर ने यान और 3 अन्य फाइटिंग इमॉर्टल्स के साथ मिलकर 9 स्टार 2 एम्परर से भी ऊपर के दर्जनों शक्तिशाली योद्धाओं के साथ गोरफिएंड्स का सामना किया। आखिरकार लगभग सारे गोरफिएंड्स मिटा दिए गए, लेकिन गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड जिंदा बाग गया। उस समय मैडवुड इमॉर्टल मास्टर बिल्कुल थक चुके थे, इसलिए उसे पूरी तरह मारना संभव नहीं था। एंट में उससे सील कर दिया गया। मर गया? मेरा राजा इतना दयालु है, मैं कैसे मर सकता हूँ? मैं अभी तुम ब्लड डीमंस का संहार करने का इंतजार कर रहा हूँ, कैसे मर जाऊं? यान के भवनों के बीच से भयंकर, सब कुछ मिटाडीन वाली पवित्र आग फूट पड़ी। के एच कितनी भयानक होली फ्लेम की शक्ति है, बिल्कुल पहले जैसी ही है। गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड ने खंसते हुए कहा। यान, तुम ठीक हो? अगले ही पाल सिंहासन पर बैठे मैडवुड इमॉर्टल मास्टर अचानक खड़े हो गए। मैं ठीक हूं, लेकिन आप मेरे राजा। यान गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड की भयानकता जानता था, इसलिए ज्यादा बात में नहीं पड़ा। दुख की जरूरत नहीं, सब कुछ अपनी किस्मत के अनुसार होता है। मैडवुड इमॉर्टल मास्टर ने यान के मन की बात समझ ली। आखिरकार अब वो सिर्फ एक बची हुई आत्मा थे। लेकिन शैनलिंग की छोटी मलिक और तियनमुयु की शान्यो, उन दोनों को झील के नीचे रखा गया था। पहला, गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड की नजर से बचाने के लिए। मुझे पता था कि सील होने के बाद भी वो मेरे वंशजों को खोज रहा था, ताकि उनके खून की शक्ति से आजाद हो सके। दूसरा, मुझे मानना पड़ेगा, मैं एक अच्छा पिता नहीं था। उन्हें नीचे छोड़ना उनकी शक्ति को सानिए जियानलैंड के जरिए बढ़ाने के लिए था, ताकि मेरे जाने के बाद भी वो अपनी रक्षा कर सकें। मैडवुड इमॉर्टल मास्टर की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें समय की थकान और दर्द भरा हुआ था। मेरे राजा, अपने आप को दोष ना दे। मुझे लगता है उन दोनों को सब पता चल गया होगा, और वो आपको जरूर माफ कर देंगे। आखिरकार यान बोलना ही वाला था कि मैडवुड इमॉर्टल मास्टर ने उसे रोक दिया। छोड़ो, इस पार और बात नहीं करते। HMPH, चाहे तुम दोनों ही क्यों ना हो, मुझे मारना इतना आसान नहीं होगा। गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड ने मैडवुड इमॉर्टल मास्टर और यान को घूरते हुए कहा। तीनों के बीच भयानक तनाव बन गया। ये चट्टन शायद इस पूरे रेगिस्तानी पर्वत श्रेणी की सबसे शक्तिशाली होली फ्लेम है। एक्साइएओ यान की आंखें सिकुड़ गई। सिर्फ होली फ्लेम हाई इतनी एक्सट्रीम शक्ति से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस को दबा सकती है। इस होली फ्लेम का रैंक खाकी है, बस ये नहीं पता कौन सी होली फ्लेम है। एक्साइएओ यान की नजर जल रही थी। उसके शरीर के अंदर अजीब आग भी धीरे धीरे हिलने लगी। होली फ्लेम को पहचानना डिफरेंट फायर से अलग होता है। सिर्फ रंग और ऑरा से पहचानने के लिए तुम्हारी शक्ति कम से कम फाइटिंग इमॉर्टल तक पहुंचनी चाहिए। अभी हम सिर्फ होली फ्लेम क्रिस्टल और होली फ्लेम सोल सीड पर भरोसा कर सकते हैं। ये होली फ्लेम सोल सीड शायद यान के पास है। अजीब बात यह है कि होली फ्लेम बिना क्रिस्टल के कैसे मौजूद है। लॉन्ग यी ने धीरे से कहा। होली फ्लेम क्रिस्टल, होली फ्लेम सोल सीड। एक्साइएओ यान थोड़ा भौचक्का रह गया। तुम एक सोल सीड पहले हाई कोर्ट्स फॉरेस्ट से ले चुके हो, लेकिन उससे जुड़ी होली फ्लेम तुमने कभी देखी नहीं, इसलिए वो अभी भी निष्क्रिय है।
सिर्फ सोल सीड की स्वीकृति से ही तुम होली फ्लेम को जीतने के योग्य बनते हो। और होली फ्लेम क्रिस्टल तभी मिलता है जब तुम होली फ्लेम को पूरी तरह जीत लो। सोल सीड और क्रिस्टल दोनों हाई होली फ्लेम का हिस्सा होते हैं। लॉन्ग ने शांत स्वर में समझाया। समझ गया। एक्साइएओ यान गहरी सोच में डूब गया। उसने महसूस किया कि ये ड्यूअल अरीना मैड वुड इमॉर्टल मास्टर द्वारा बनाया गया एक भयानक बैरियर है, इसी वजह से अंदर के तीनों को बाहर खड़े लोगों का पता नहीं चल रहा था। क्या ये व्यक्ति मेरे पिता है? शान लिंग ने मैड वुड इमॉर्टल मास्टर को देखते हुए कहा। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। सच क्या है मुझे खुद जानना होगा। अगली ही पाल शान लिंग ने मन में कसम खा ली। शानियों और स्नेक पनिशमेंट के शरीर से भी ऑरा बढ़ने लगी। अब वो सिर्फ ड्यूअल अरीना की स्थिति देख सकते थे। हे पुरानी बातें काफी हो गई। यान, हमने काफी समय से साथ लड़ाई नहीं की। मैड वुड इमॉर्टल मास्टर हल्की मुस्कान के साथ बोले। मेरे राजा, मैंने भी बहुत समय से आपकी ऑरा महसूस नहीं की। यान के शब्द भी जोश से भरे थे। तो फिर एक बार फिर स्काई हैंड पार वार करते हैं। मैड वुड इमॉर्टल मास्टर ने जोर से कहा। इसे अच्छा और क्या हो सकता है? यान ने तुरंत हाँ की और उसकी ऑरा फूट पड़ी। बेकाबू पवित्र आग लपक उठी। क्रैश! यान के शरीर से निकली पवित्र आग ने आसमां से गिरने वाली विशाल पत्थर हाथ को तोड़ दिया। वो पत्थर पिघलकर गर्म मैग्मा बन गया और जमीन में समा गया। वापस आ, मेरी शक्ति! यान जोर से गरजा। पत्थरों का मैग्मा उसके पैरों के पास और तेज गति से समा गया। इस शक्ति के साथ उस चट्टन की ऑरा अचानक बढ़ गई। कुछ ही पालन में वो फाइटिंग इमॉर्टल के बराबर पहुंच गया। अच्छा, मैड वुड इमॉर्टल मास्टर बोले। अगर ऐसा है तो आज हम दोनों पूरी तरह पागल हो जाते हैं। मेरी दूसरी बेटी आगे तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कहकर मैड वुड इमॉर्टल मास्टर की इमॉर्टल वॉरियर शक्ति पूरी तरह फूट पड़ी। डैम! क्या ये मैड वुड इमॉर्टल मास्टर गिर चुका नहीं था? फिर भी इतनी भयानक फ्लक्चुएशंस और ऊपर से होली फ्लेम की शक्ति। ये दोनों फाइटिंग इमॉर्टल्स मेयर लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है। बात बिगड़ रही है। गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड ने गंभीर आवाज में कहा। इस बार उसकी आवाज में घमंड नहीं बल्कि दार और सतर्कता थी। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 570 बैटल ऑफ द स्ट्रॉन्ग। इंग्लिश ट्रांसलेशन। जाओ! मैड वुड इमॉर्टल मास्टर ने अचानक गरज कर कहा और उसकी फिगर बिजली की तरह आगे बढ़ गई। ठीक है। ये देखकर कई सालों से मैड वुड इमॉर्टल मास्टर के साथ लड़ चुका यान तुरंत समझ गया कि उसका इरादा क्या है। HNPH। गोरफिएंड जुओवे ने ठंडी हंसी छोड़ी और उसके शरीर से लाल रंग की भयंकर गोरफिएंड क्यूआई फूट पड़ी जो उसके चारों तरफ एक अंधेरा सा स्पेस बना रही थी। म्यूजिक्शी! मैड वुड इमॉर्टल मास्टर ने जोर से कहा और उसके शरीर से नीले रंग की दो क्यूआई फट पड़ी। उसकी आवाज गिरते ही गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड के पैरों के नीचे अचानक अनेक विशाल पेड़ उगाए। ये पेड़ आसमान छूने वेलदा और इनकी ताकत इतनी भयंकर थी कि एक्साइएओ यान ने आज तक इतने भयानक पेड़ कभी नहीं देखे थे। बूम! 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 गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड की रफ्तार बेहद तेज थी। जैसे ही पेड़ तेज गति से बढ़ने लगे वो तुरंत पीछे हट गया क्योंकि वो जानता था कि मैड वुड इमॉर्टल मास्टर की वुड एट्रीब्यूट शक्ति कितनी खतरनाक है। भाग कहाँ रहा है? मैड वुड इमॉर्टल मास्टर जोर से हंसा और अगले ही पाल गायब हो गया। जब दोबारा दिखा तो वो सीधा गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड के सामने था। उसकी शांत सी पाम में ऐसी शक्ति थी जैसे आसमान जाम को ही मिटा दे। एक ही वार में उसने गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड के बॉडी प्रोटेक्टिंग गोरफिएंड फॉर्म पार जोर से थप्पड़ मारा। बूम! मैड वुड इमॉर्टल मास्टर कुछ कदम पीछे हटा। उसके हाथ की मुद्रा तेज से बदली जबकि गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड के शरीर के आयाडीगर्ड लाल गोरफिएंड क्यूआई बुरी तरह बिखर चुकी थी। तुम मौत को दावत दे रहे हो।
गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड गुस्से से दहाड़ा। ब्लड डीमन क्यूआई सिर्फ उनके ब्लड डीमन क्लैन के एक्सपर्ट्स हाई इस्तेमाल कर सकते थे, और मैड वुड इमॉर्टल मास्टर ने उसे इतनी आसानी से तोड़ दिया। ये उसके लिए अपमान था। वुड इम्प्रिजनमेंट। मैड वुड इमॉर्टल मास्टर ने उसकी गरज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दोनों कई सालों से दुश्मन थे और एक दूसरे के तरीके और फिटरैट अच्छी तरह जानते थे। वो जानता था कि अगर गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड की ब्लड डीमन क्यूआई को तुरंत ना रोका गया तो उनके लिए मुश्किल खादी हो जाएगी। शाबू शाबू। मैड वुड इमॉर्टल मास्टर के पीछे आसमान तक पहुंचने वाली अनेक विशाल शाखाओं के सिरा गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड की तरफ हो गए। उनके नोकदर सिरों पर ठंडी चमक थी और अगले ही पाल वो तेजी से उसकी तरफ टूट पड़े। इस रफ्तार और तबाही के सामने आम आदमी तो सीधा छलनी हो जाता। यान। मैड वुड इमॉर्टल मास्टर ने तुरंत पुकारा। यान समझ गया। पहले वो गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड की बॉडी प्रोटेक्टिंग ब्लड डीमन क्यूआई से परेशान था, लेकिन अब जब वो तोड़ दी गई थी वो पूरी ताकत से वार कर सकता था। अगले पाल यान की हथेली पार खाकी पठार से लिपटी हुई एक लाजवाब फ्लेम उभार आई। वो फ्लेम पठार में लिपटी हुई थी, बिल्कुल किसी फूल की तरह जो फूटने ही वाला हो। जाओ। यान ने अपने हाथ की होली फ्लेम को नियंत्रित करते हुए जोर से गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड की तरफ फेंका, जो अनेक पेड़ों के हमले में घिरा हुआ था। बैंग बैंग बैंग। होली फ्लेम की शक्ति मिलते ही वो सभी पेड़ जैसे जल उठे। एक शुद्ध और दुनिया से अलग करडीन वाली ऑरा गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड के बीच से फैल गई। होली फ्लेम आसमान जाम मिताडीन वाली। वुड एट्रीब्यूट अटैक और डिफेंस दोनों में लाजवाब। ये था मैड वुड इमॉर्टल मास्टर और यान का बेमिसाल कोऑर्डिनेशन। ये मैड वुड इमॉर्टल मास्टर सच में एक जीनियस है। एक्साइएओ यान ने बैटलफील्ड को देखते हुए धीरे से कहा। पुराने जमाने से ही एल्केमिस्ट्स के पास फायर और वुड दोनों एट्रीब्यूट्स होते हैं। वुड की शक्ति से होली फ्लेम और भी ज्यादा भयानक बन जाती है। शायद मैं भी भविष्य में ट्राई कर सकता हूं। हे तू। लॉन्ग यी ने तंज किया। इसके बारे में सोचना भी मैट। ये तभी मुमकिन है जब स्ट्रेंथ 2 एक्साइएन लेवल तक हो। 2 एम्परर के पास कोई एट्रीब्यूट होता ही नहीं। एक्साइएओ यान ने बेचैनी से आंखें घुमाई। वैसे भी लॉन्ग यी ने कहा, इस रॉक में होली फ्लेम तो है, लेकिन होली फ्लेम क्रिस्टल नहीं। सिर्फ एक होली फ्लेम सोल सीड है, इसलिए पूरी ताकत बाहर नहीं आ रही। और मुझे लगता है कि ये गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड इतना सिंपल नहीं है। लगता है ये अपनी स्ट्रेंथ छुपा रहा है। क्या? एक्साइएओ यान का दिल भारी हो गया। इस ड्यूअल अरीना के तीनों गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड, मैड वुड इमॉर्टल मास्टर और यान सब ऐसे लेवल के थे जिनके सामने वो कुछ भी नहीं था। मैड वुड इमॉर्टल मास्टर सिर्फ एक रेसिड्यूअल सोल होने के बावजूद भी एक्साइएओ यान को थारा देता था। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एक्साइएओ यान ने मुट्ठी भींच ली। होली फ्लेम बिल्कुल सामने है, मैं मान नहीं सकता कि। फिक्र मत कर, लॉन्ग यी हंसा। गोल्डन ड्रैगन किंग वो इंसान है जिसे मैं सबसे ज्यादा मानता हूं। उसके शिष्य की मदद मैं पूरी ताकत से करूंगा। हूं। एक्साइएओ यान मुस्कुराया नहीं। वो जानता था कि आखिरकार सब कुछ उसकी अपनी ताकत पर हाई निर्भर करेगा। साला, मेरे पास सोल ईटर टैलिस्मान, क्लैन मार्क, स्काईफायर के 3 मिस्टेरियस ट्रांसफॉर्मेशंस, यहां तक कि स्ट्रेंज फायर भी है। एक्साइएओ यान शांत आवाज में बोला। चाहे ये इमॉर्टल लेवल अपोनेंट कितना भी भयानक हो, एक्साइएओ यान को विश्वास था। मरना भी पड़ा तो आईएसी साथ ले जाऊंगा। ये ड्यूअल अरीना मैड वुड इमॉर्टल मास्टर ने अपनी पीक पार बनाया था। शान लिंग ने धीरे से कहा, जब तक इसमें कोई ना मारे तब तक कोई भी इस जिंदगी या अगले जन्म में इसमें दाखिल नहीं हो सकता। लगता है बैटल खत्म होने वाली है। अचानक ड्यूअल अरीना का माहौल बदल गया। गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड के चारों तरफ जमीन, आसमान, हर दिशा से भयानक ट्री अटैक्स टूट पड़े और अनमेन होली फ्लेम की शक्ति भी मिली हुई थी।
इस ऑरा ने गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। डैम इट, मेन गोरफिएंड की प्रेजेंस क्यों महसूस नहीं कर पा रहा? और जो सेंट फ्लेम क्रिस्टल से सप्रेस हुआ था, उसकी ऑरा कहाँ गायब हो गई? इस दुनिया में हमें सिर्फ होली फ्लेम हाई मार सकती है, और यहाँ सिर्फ एक हाई होली फ्लेम है। आखिर हो क्या रहा है? फिर भी उसके शरीर से भयानक ईविल ऑरा फूटती रही, जो मैड वुड इमॉर्टल मास्टर के वुड अटैक्स का सामना करती रही। बूम, बूम, बूम। होली फ्लेम की शक्ति से गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड के शरीर का गोरफिएंड क्यूआई कांप उठा, जैसे वो खुद ही डर गया हो। डैम, यहां से निकलना होगा। अभी ये दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर है। पहली बार हमेशा घमंडी गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड को भी मानना पड़ा। मैड वुड इमॉर्टल मास्टर और यान इस वक्त उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 571, द रप्चर ऑफ द ड्यूलिंग अरीना। इस गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड की ऑरा अचानक इतनी कम क्यों हो गई? मैड वुड इमॉर्टल मास्टर और यान एक साथ रुक गए और दोनों ने हैरानी से मुंह खोल दिया। आखिरकार ये दोनों कई सालों से उसके पुराने दुश्मन थे। एक दूसरे की स्ट्रेंथ और तरीकों को वो बहुत अच्छी तरह जानते थे। ये गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड गोरफिएंड क्लैन का दूसरा सबसे ताकतवर था। अगर इसकी असली ताकत बस इतनी ही होती, तो आईएसी कभी भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन नहीं कहा जाता। ये बाहरी ईविल रेस बेहद ही क्रूर होती है, जो खासकर इंसानों को नुकसान पहुंचती है। इसी वजह से ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की सभी रेसेस इन्हें पब्लिक एनिमी मानती है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, यान ने कहा। लगता है ये गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड किसी और बात पर ध्यान दे रहा है। यान के शरीर पर फैली हुई चमकदार खाकी पीली होली फ्लेम पावर ने पूरे ड्यूलिंग अरीना को रोशन कर दिया। बाकी दो जगहों के गोरफिएंड्स का क्या हुआ? मैड वुड इमॉर्टल मास्टर को अचानक याद आया और उसने पूछा। पता नहीं, मैनर के पास वाला शायद मिटा दिया गया है। लेकिन यान रुक गया। मैं अपने सेंट फ्लेम क्रिस्टल से कांटेक्ट खो चुका हूं। ये बात कहना उसके लिए भी मुश्किल था। क्या क्या तुम्हारा सेंट फ्लेम क्रिस्टल गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड के नीचे द बेस पावर हाउस को सप्रेस करने के लिए नहीं था? मैड वुड इमॉर्टल मास्टर जोर से बोला। होली फ्लेम और सेंट फ्लेम क्रिस्टल का कनेक्शन टूट जाना, ये यान के लिए बिल्कुल हाथ पैर कटने जैसा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सेंट फ्लेम क्रिस्टल एक और गोरफिएंड पावर हाउस को दबाए हुए था। वो गोरफिएंड भले हाई लेफ्ट गार्ड जितना ताकतवर ना हो, लेकिन वो बिल्कुल अस गोरफिएंड जनरल जैसा ही था जिसे एक्साएओ यान ने अभी अभी मारा था। एक बेहद भयानक एग्जिस्टेंस। डैम इट, मैड वुड इमॉर्टल मास्टर के चेहरे पर जो हल्का सा मुस्कान थी, वो जम गई और उसकी जगह गंभीरता आ गई। ये सच है कि डेजर्ट माउंटेन्स का असली मलिक मैड वुड इमॉर्टल मास्टर था, लेकिन बाहरी ईविल क्लैन के हमले के बाद ये जगह उनका अड्डा बन चुकी थी। अगर यान का सेंट फ्लेम क्रिस्टल सच में गायब हो गया था, तो ये बहुत बड़ी मुश्किल थी। और अगर वो सेंट फ्लेम क्रिस्टल किसी गोरफिएंड के हाथ से बर्बाद हो गया, तो इस रॉक की ताकत भी बहुत गिर जाएगी, शायद उसकी बुनियाद ही हिल जाए। ये गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड आखिर करना क्या चाहता है? इसी पाल एक्साएओ यान ने नोटिस किया कि ड्यूल फील्ड के बीच गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड की भयानक ऑरा अचानक हिलकी और एक बैंगनी सुनहरी पर्पल गोल्ड रोशनी चमकी और फिर तुरंत गायब हो गई। रोको आईएसी, मैड वुड इमॉर्टल मास्टर जोर से चिल्लाया। पर्पल गोल्ड रोशनी दिखते ही मैड वुड इमॉर्टल मास्टर उसका इरादा समझ गया और तुरंत बोल पड़ा। बूम, बूम, बूम। उसकी आवाज गिरते ही मैड वुड इमॉर्टल मास्टर के हाथ में काले सेफ जीवन और मृत्यु लाइफ डेथ की शक्ति एक साथ उभार आई और धीरे धीरे उसकी पाम को घेर लिया। सिर्फ कुछ ही पालन में एक ऐसी भयानक पावर पैदा हुई जिसे एक्साएओ यान के सर के बाल खड़े हो गए। शाबू, मैड वुड इमॉर्टल मास्टर की आंखों में तेज चमक आई और उसकी पाम से लाइफ डेथ की शक्ति सीधी गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड पर टूट पड़ी। दूसरी तरफ रॉक के अंदर से होली फ्लेम की भयानक ताकत लगातार फूट रही थी,
जो गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड की ब्लड डीमन पावर को दबा रही थी। तो तुम लोगों ने देख ही लिया। गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड ने पहले मैडवुड इमॉर्टल मास्टर के हमले को रोका, फिर धीरे से कहा। जो पर्पल गोल्ड शक्ति अभी निकली थी वो गोरफिएंड्स की एक स्पेशल एबिलिटी थी, ओरिजिन एस्केप। जो कमजोर सी दिखने वाली पर्पल गोल्ड रोशनी थी वही असल में गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड का कोर थी। अगर वो पर्पल गोल्ड कोर बर्बाद हो जाए तो गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड भाग कहाँ रहा है? मैडवुड इमॉर्टल मास्टर ने ठंडी हंसी के साथ कहा। सुसु बूढ़े, पर्पल गोल्ड लाइट कमजोर थी, लेकिन मैडवुड इमॉर्टल मास्टर की लाइफ डेथ पावर और यान की होली फ्लेम के सामने वो छुप नहीं पाई। बूम बूम बूम। मैडवुड इमॉर्टल मास्टर की पाम से निकली भयानक शक्ति सीधी पर्पल गोल्ड रोशनी पर जा लगी। उसने गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड के बाकी शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लाइफ डेथ पावर और होली फ्लेम के कंबाइंड अटैक से पर्पल गोल्ड बीम जोर से कांप उठी। डैम इट! मैं समझ रहा था कि ये दोनों बुड्ढे अपनी पीक पार नहीं है और मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। लगता है मैंने गलती कर दी। पर्पल गोल्ड बीम के अंदर से एक आवाज आई। नहीं, ये शक्ति बहुत ज्यादा भयानक है। अब मैं सिर्फ इसका सामना ही कर सकता हूं। अगले ही पाल गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड की आवाज फिर गूंज उठी। बूढ़े, तुम्हारी नजर अभी भी तेज है। खूनी धुन से एक गंभीर आवाज निकली। देखते ही देखते वो पर्पल गोल्ड बीम एक भयानक ब्लड मिस्ट में बादल गई। खून की धुंध के अंदर भटकती आत्माओं की चीखें गूंज रही थी और लाखों दर्दनाक आवाजें गूंजती रही। हाँ, गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड, लगता है तुम अब अपनी पीक पार नहीं हो। मैडवुड इमॉर्टल मास्टर ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। लेकिन सिर्फ एक्साएओ यान ने महसूस किया कि मैडवुड इमॉर्टल मास्टर की अभी वाली लाइफ डेथ अटैक में बेहद भयानक सोल पावर भी शामिल थी। इस एक वार में उसने अपनी काफी शक्ति खर्च कर दी थी, जिस वजह से अब उसकी ताकत थोड़ी कम लग रही थी। साइड में खड़े यान ने भी ये बात समझ ली। उसने दांत भींच ली और अपनी होली फ्लेम की शक्ति और तेज कर दी ताकि मैडवुड इमॉर्टल मास्टर की कमजोरी छुप सके। जैसे हाय होली फ्लेम फूटी, पूरा ड्यूलिंग अरीना हिल गया। यहां तक कि गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड के आईआरडी गर्ड बनी ब्लड मिस्ट भी तेज से सिकुड़ने लगी। साफ था कि ब्लड डीमन क्यूआई होली फ्लेम से बहुत डर रही थी। लगता है आज मैं भाग नहीं पाऊंगा, लेकिन शायद और लोग भी यहां आ रहे हैं, तो सब मिलकर पार्टी करते हैं। सुसु! एक अजीब आवाज गूंज उठी और अगले ही पाल ड्यूअल अरीना से एक आकाशफाड़ लाल गोरफिएंड 2 क्यूआई बीम फूट पड़ी। वो खूनी बीम सीधी उस जगह की तरफ बढ़ी जहां एक्साएओ यान और बाकी लोग द खतरा। एक्साएओ यान के दिल के गहराई से एक भयानक खतरा उभार आया। उसने जोर से चिल्लाया और तुरंत हरकत की। सब कुछ पाल भर में हुआ। एक्साएओ यान ने शान लिंग और शान याओ की परवाह किए बिना अपनी स्पीड एक्सट्रीम तक बढ़ा दी। एक को एक हाथ में और दूसरी को दूसरे हाथ में उठा लिया। स्नेक पनिशमेंट को उसने अपनी शक्ति से जोर से धक्का दिया और चारों लोग उस जगह से तुरंत हट गए। बूम बूम बूम। जैसे ही वो वहां से निकले, अगले ही पाल उस जगह का स्पेस पूरी तरह फट गया और एक खूनी 2 क्यूआई का कॉलम सीधा आसमान तक जा पहुंचा। कचा! इस बदलाव के साथ ही टॉप सीक्रेट ड्यूअलिंग फील्ड के आईआरडी गर्ड बनी बैरियर में भी दरार पैट गई, जैसे वो किसी भी पाल टूट जाएगी। वो क्या मेरी बेटी है? मैडवुड इमॉर्टल मास्टर के मुंह से एक कांप उठी हुई आवाज निकली। आखिरकार वो भी एक इमॉर्टल रैंक एल्केमिस्ट था, जिसका सोल पावर फेरिरियन लेवल का था। जैसे हाई ड्यूअलिंग फील्ड में दरार पड़ी, उसकी सोल पावर ने महसूस किया। ड्यूअल अरीना से ज्यादा दूर नहीं, उसके ऊपर ही एक ऐसी प्रेजेंस थी जो उसकी आत्मा के गहराई तक पहचानी हुई लग रही थी। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 572 पिता और बेटी की जिद। बूम बूम बूम। अगली ही पाल गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड के ब्लड फॉग के बीच से निकली हुई ब्लड कलर्ड 2 क्यूआई बीम के साथ
ड्यूल फील्ड और डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप को अलग करने वाली बैरियर अचानक टूटकर बिखर गई। जैसे हाई इस ड्यूल फील्ड को प्रोटेक्ट करने वाली बैरियर टूट गई, गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड के ब्लड मिस्ट के अंदर एक भयानक और घूर्णी मुस्कान उभार आई, जो देखने वालों को बेचैन कर दीन वाली थी। हा, इमोर्टल मास्टर क्रेजी वुड, सिर्फ इस बैरियर के सहारे तुम मुझे रोक नहीं सकते। आज बिना इस बैरियर के मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे कैसे मिटाओगे। गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड के ब्लड मिस्ट के अंदर से तुरंत ही एक घमंडी आवाज आई। फिर एक पहचानी हुई शख्सियत धीरे धीरे अस ब्लड फॉग के अंदर से बाहर निकली। ये वही गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड था। बस फर्क इतना था कि इस वक्त उसका ऑरा पहले से काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। हट जाओ। इमोर्टल मास्टर मैडवुड ने गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर सीधी ड्यूअल अरीना के टॉप पर जम चुकी थी। इस वक्त ड्यूअल अरीना के ऊपर एक काफी अजीब सा सीन दिख रहा था। एक्साइओ यान दोनों तरफ से शान्यो और शैनलिंग को पकड़े हुए था। जहां तक स्नेक पनिशमेंट की बात थी, एक्साइओ यान की वक्त पर दी गई वार्निंग की वजह से वो सुरक्षित थी। लड़के, एक्साइओ यान के सामने धंसी हुई ड्यूल फील्ड से एक आसमान हिलाडीन वाली गरज गूंज उठी। मर गया। एक्साइओ यान का स्कैल्प सुन पैट गया और वो दिल ही दिल में गाली दे बैठा। जैसे हाई इमोर्टल मास्टर क्रेजी वुड की आवाज गिरी, एक आसमान को चीयर डीन वाली ऑरा अचानक फूट पड़ी। अगली ही पाल इमोर्टल मास्टर क्रेजी वुड सीधा एक्साइओ यान के सामने आ खड़ा हुआ। सीनियर, एक्साइओ यान ने इमोर्टल रैंक वॉरियर के भयंकर प्रेशर को झेलते हुए दांत भीख कर कहा। उन्हें छोड़ दो। इमोर्टल मास्टर क्रेजी वुड की भौंहों में भयानक ऑरा भरा हुआ था। उसने एक्साइओ यान पर दांत दिया। साफ था कि वो एक्साइओ यान की बाहों में मौजूद दोनों लड़कियों से नाराज था। एक्साइओ यान ने एक पाल की भी देरी नहीं की। उसने तुरंत शान्यो और शैनलिंग को नीचे उतार दिया। हालांकि घबराहट भरे इस पाल में भी एक्साइओ यान के हाथ और उंगलियों की जगह बिल्कुल ठीक थी। उसने दोनों में से किसी को भी गलत तरीके से छुआ तक नहीं। तुम? शान्यो और शैनलिंग ने पलटकर देखा तो इमोर्टल मास्टर मैडवुड की आवाज भरा गई। मैं तुम्हें नहीं जानती। शैनलिंग ने गहरी सांस लेकर शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा। आह, तुम ठीक हो, बस यही काफी है। इमोर्टल मास्टर मैडवुड ने मजबूरी भरी आवाज में कहा। हाँ। इमोर्टल मास्टर क्रेजी वुड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा भी ऐसा दिन आएगा। गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड ने मजाक भरी आवाज में कहा। HNPH। यान ने तुरंत अपनी होली फ्लेम की ताकत चढ़ा दी, जो गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड के चरण तरफ फैली ब्लड मिस्ट को दबाने लगी। ज्यादा आगे मत बढ़ो, गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड ने ठंडी हंसी के साथ कहा। यान की भयानक होली फ्लेम पावर के सामने गोरफिएंड क्लैन का दूसरा सबसे ताकतवर योद्धा भी दारा हुआ था। मेन ISC संभाल लूंगा। मास्टर, आप पहले छोटे मास्टर को सच समझाइए। यान को पहले से ही पता था कि इमोर्टल मास्टर मैडवुड और उसकी बेटी शैनलिंग के बीच कोई गहरी गलतफहमी है। ठीक है, मुझे 5 मिनट दो, इमोर्टल मास्टर क्रेजी वुड ने गंभीर आवाज में कहा। तुम क्या करना चाहते हो? शैनलिंग ने हल्की सी आवाज में पूछा। शैनलिंग, मुझे पता है मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन इस डेजर्ट माउंटेन रेंज का मलिक होने के नाते मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा। इमोर्टल मास्टर मैडवुड ने एक कदम आगे बढ़कर कहा। इस वक्त उसकी सांसों में ना तो किसी शासक का घमंड था, ना ही एक इमोर्टल वॉरियर की भयानकता। फिर तुमने मां को छोड़कर अकेले क्यों भाग गए? शैनलिंग की आंखें लाल हो चुकी थी। भले ही उसने लेटर पढ़ा था, लेकिन उसके दिल में अब भी ये महसूस होता था कि मैडवुड के पास कोई ऐसा राज है जो किसी को नहीं पता। छोड़ दिया। शैनलिंग की बात सुनते हाई इमोर्टल मास्टर मैडवुड का चेहरा बादल गया। मैंने कभी उसे छोड़ा ही नहीं। उसकी आवाज भारी और अदिग थी। नामुमकिन। मैनर का लेटर सब कुछ बता चुका है। शैनलिंग ने आंसुओं को रोकते हुए अपनी आंखें मैडवुड पार जमाए रखी। लेटर में लिखा था,
लेकिन उसका कंटेंट इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड प्रोटोटाइप पिल के जरिए बदला गया था। उस लेटर में सिर्फ सोल लिक्विड और मेरी मुश्किलें लिखी थी। माँ के बारे में कुछ भी नहीं था। इमॉर्टल मास्टर मैडवुड ने थोड़ी बीबास हंसी के साथ कहा। पार शैनलिंग कहना चाहती थी, लेकिन शब्द ही नहीं मिले। अगर लेटर सच में बदला गया था तो फिर उसका गुस्सा और नफरत सब गलत हो सकता था। इस पाल शैनलिंग का मन पूरी तरह उलझन से भर गया। साइड में खादे शानियो चुपचाप इमॉर्टल मैडवुड को देख रही थी, क्योंकि उससे महसूस हो रहा था कि मैडवुड के अंदर वही ऑरा है जो उनके तियनमुयु क्लैन की होती है। इस दौरान गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड यान की होली फ्लेम के दबाव में लगातार कमजोर पड़ रहा था। श्राप है, जब मेरी ताकत थोड़ी सी भी वापस आई, यहाँ का हर एक जीव मरेगा। गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड ने मन ही मन सोचा और भागने का मौका ढूंढने लगा। तुम शानियो हो ना? इमॉर्टल मास्टर मैडवुड ने गिल्ट भरी नजर से पूछा। अंकल म्यू, शानियो ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया। शुरू में सब मेरी ही गलती थी। मेरी वजह से तुम दोनों परिवार बर्बाद हो गए और घर बार टूट गया। इमॉर्टल मास्टर मैडवुड की आंखों में गहरा दर्द चमक उठा। मुझे सच जानना है। कुछ पाल बाद शैनलिंग ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें ये सब कभी ना कभी पता चलना ही था। जब तक मेरी सोल पावर बची है, मैं सब बता देता हूँ। इमॉर्टल मास्टर क्रेजी वुड ने दोनों बेटियों को प्यार भरी नजर से देखा। तब उस वक्त असल में क्या हुआ था? एक्साइएओ यान भी ध्यान से मैडवुड को देखने लगा। दुनिया मुझे इमॉर्टल मास्टर क्रेजी वुड के नाम से जानती है, लेकिन मेरा असली नाम शानमो है। हजारों साल पहले डेजर्ट माउंटेन रेंज एक्सुएंशन सैंक्शन के सबसे ताकतवर इलाकों में से एक था। उस वक्त मेन 7 स्टार 2 एम्परर और एम्परर रैंक 3rd ग्रेड एल्केमिस्ट था। मुझे टक्कर डीन वाला मुश्किल से कोई होता। मैं घमंडी हो गया था। कल्टीवेशन के लिए मैं बाहर निकला, लेकिन गलत लोगों के झांसे में आ गया। इमॉर्टल रैंक तक पहुंचने की जल्दी में मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा। इसी दौरान मेन गोस्ट वर्ल्ड के एक रहस्यमयी ताकतवर व्यक्ति से मिला। जब मैं पूरी तरह गलत कदम उठाने ही वाला था, तब यान से मुलाकात हुई। यान असल में एक होली फ्लेम था। गोरफिएंड्स के हमले में जब वो मरने ही वाला था, मैंने उसे निगल लिया। ये प्रोसेस बेहद कठिन था, लेकिन सफल रहा। होली फ्लेम मिलते ही मेरी ताकत और एल्केमी दोनों आसमां छूने लगे। डेजर्ट माउंटेन रेंज लौटकर मैं इसका मलिक बना, और तब तुम्हारी माँ से मिला। तुम्हारी माँ के लंबे सुंदर बाल थे, चेहरे पर हमेशा मुस्कान और दिल बेहद नर्म। वो कमजोर जानवरों और इंसानों को अक्सर बचाया करती थी। लेकिन उसकी इसी दयालु फितरत ने विपत्ति को बुलाया। मुझे आज भी याद है एक सुबह, जब वो 9 महीने की गर्भवती थी। सिर्फ एक सैर पार निकलना और वो चीज ले आई जो पूरे डेजर्ट माउंटेन रेंज को बर्बाद कर गई। ब्लड डीमन क्यूआई। गोरफिएंड्स ने एक मासूम बच्चे को मोहरा बनाकर कई ताकतवर गोरफिएंड्स को छुपाकर सील कर दिया। और जिस दिन तुम पैदा हुई, सब कुछ फट गया। उस दिन खून नदियों की तरह बहा। तुम्हारी माँ बच्चे को जन्म दीन के बाद कमजोर थी और अपने आप को दोषी मानती रही। एंट में वो भी उस विपत्ति से बाक नहीं पाई। और मैं डेजर्ट माउंटेन रेंज का राजा होने के नाते, चाहे दिल कितना ही टूटा हो, मुझे उन विदेशी ईविल रेसेस को खत्म करना ही पड़ा।